टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हायर एजुकेशन के मैथमेटिक्स के वीडियोस बना करके मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूं। इसका आप लाभ ले सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, फ्री सेवा है। और जो मैं काम कर रहा हूं, इस मिशन के तहत मैं काम कर रहा हूं, 13 तुझको अर्पण। हमारे मिशन का नाम है 13 तुझको अर्पण। यानी जो कुछ भी हमारे पास पठन पाठन से संबंधित, अध्ययन अध्यापन से संबंधित हुनर है, स्किल है, कौशल, ज्ञान है, जानकारी है, वो सब हम स्टूडेंट्स के हवाले कर दे रहे हैं। 36 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस हमारे पास है। इस एक्सपीरियंस के बदौलत जो भी हमारे पास खजाना है वो सब हम स्टूडेंट्स के हवाले कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इनका लाभ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तेवर क्या है हमारे इस काम का? इंग्लिश में हम सब चीज़ लिखते हैं और इंग्लिश में यानी हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड भाषा में हम बातें करते हैं, समझाते हैं। तो इस तेवर, इस मिजाज को पसंद करने वाला कोई भी बच्चा हिंदुस्तान में कहीं भी रह रहा हो, वो हमारे इन वीडियोस का लाभ ले सकता है। आइए शुरू करें हम टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। आज ये पहला वीडियो है, इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक्स आपको हम बताएंगे। देखो, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ये इंटरमीडिएट में ही पढ़ा दिया जाता है और वहां पे पढ़ाया क्या जाता है? कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना, कर्व के किसी पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना, दो कर्व्स के बीच का एंगल निकालना और दो कर्व्स के लंब कोणिकता को डिस्कस करना। ऑर्थोगोनैलिटी, ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू कर्व्स। बस इंटरमीडिएट में इतनी बातें होती हैं। तो अब हम उसे बीएससी में नहीं पढ़ेंगे। अब आपसे हम इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट दिस पॉइंट। ना ना ना, अब हम बात करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट की, लेंथ ऑफ नॉर्मल की, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की, ऑर्थोगोनैलिटी की भी बात करेंगे, पीडल इक्वेशंस की बात करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ आर्क्स की बात करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में बातचीत ये चलेगी। तो इंटर में पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं था। पोलर कोऑर्डिनेट्स ग्रेजुएशन से शुरू होता है। पोलर कोऑर्डिनेट्स की विधिवत जानकारी आपको होनी चाहिए। काफ़ी कुछ मैं सिखाऊंगा, लेकिन आप, मेरा एक अलग से प्लेलिस्ट है सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसको आप कायदे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पोलर कोऑर्डिनेट्स की विधिवत जानकारी रखिए। हायर एजुकेशन में जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, 2 डायमेंशंस की ज्योमेट्री पढ़ेंगे, कैलकुलस पढ़ेंगे, चाहे डिफरेंशियल हो चाहे इंटीग्रल हो, पोलर कोऑर्डिनेट्स आएगा ही। इवन डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी पोलर कोऑर्डिनेट्स आएगा। इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट्स की विधिवत जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू कर्व्स की बात हमने किया है, उस पर थोड़ी सी चर्चा आपसे हम कर लें। दो कर्व्स ऑर्थोगोनल तब होंगे या दो कर्व्स ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट करेंगे ऑर्थोगोनल को हिंदी में बोलते हैं लंबकोणिक। लंबकोणिक जब कॉमन पॉइंट पर दोनों के टेंजेंट्स, दोनों पे आप टेंजेंट्स खींचिए, इस पर ये टेंजेंट हुआ, इस पर ये टेंजेंट हुआ, ये दोनों टेंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर हो, इफ टेंजेंट्स एट द कॉमन पॉइंट आर परपेंडिकुलर देन द टू कर्व्स विल बी ऑर्थोगोनल। टेंजेंट्स ऑर्थोगोनल नहीं बोल रहा हूं मैं। ऑर्थोगोनल वर्ड कहां यूज होगा? परपेंडिकुलर वर्ड कहां यूज होगा? दो लाइंस परपेंडिकुलर है, ऐसे बोलते हैं, दो लाइंस परपेंडिकुलर है।
दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है ये प्लेन है, दो प्लेन्स परपेंडिकुलर है। ऑर्थोगोनल कहां कहां बोलेंगे? दो कर्व्स ऑर्थोगोनल है, दो सरफेसेस ऑर्थोगोनल है, क्योंकि कर्व्स भी एक दूसरे को काटेंगे, सरफेस भी तो एक दूसरे को कट कर सकते हैं। देखो ये कर्व ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, और दो कर्व एक दूसरे को काटेंगे तो वहां पे होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर ये दोनों कर्व्स हैं, ये और ये, कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट लाइंस परपेंडिकुलर हो तो ये कर्व्स ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। अगर ये सरफेसेस हो, जैसे एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, और कॉमन पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन्स परपेंडिकुलर हो तो वो दोनों सरफेसेस ऑर्थोगोनल होंगे। समझ गए आप बात? फिर एक वर्ड है नॉर्मल। लंबवत होने के भाव में तीन शब्द हैं, परपेंडिकुलर, नॉर्मल और ऑर्थोगोनल। कहां पे उपयोग करेंगे किसका, इसकी विधिवत सटीक जानकारी आपको होनी चाहिए। परपेंडिकुलर वर्ड हम लगाएंगे, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। लेकिन दो कर्व्स के लिए हम क्या लिखेंगे? टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। दो सरफेसेस के लिए हम क्या लिखेंगे? टू सरफेसेस आर ऑर्थोगोनल। अब नॉर्मल कहां पे होगा? जहां पे एक लाइन एक कर्व होगा, या एक लाइन और एक सरफेस होगा। जैसे कि इस सरफेस पर, इस पॉइंट पर यह लाइन नॉर्मल है, दिस लाइन इज नॉर्मल टू दिस सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट पर जो टेंजेंट प्लेन है उस प्लेन के ये परपेंडिकुलर है। अगर टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो वो लाइन सरफेस के नॉर्मल होगी। इसी प्रकार से कर्व की बात है, इस कर्व के इस पॉइंट पर ये अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन है उस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है। इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट देन दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल एट दैट पॉइंट टू द कर्व। तो नॉर्मल वर्ड का यूज कहां पे करेंगे? जहां पर एक लाइन होगा और एक कर्व होगा, या एक लाइन होगा और एक सरफेस होगा। तो जो नॉर्मल है वो एक लाइन होता है, नॉर्मल टू अ कर्व, नॉर्मल टू अ सरफेस। नॉर्मल का इस्तेमाल यहां पे है। वो सरफेस प्लेन सरफेस भी तो हो सकता है ना, जैसे कि ये प्लेन सरफेस है एंड दिस लाइन इज नॉर्मल टू दिस प्लेन सरफेस, यानी नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू द प्लेन। चूंकि प्लेन बिल्कुल सपाट होता है, कर्वेचर इसमें होता नहीं है, तो इसलिए इस केस में परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी कह देते हैं। कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देते हैं, ठीक है, कोई गलती भी नहीं है, ठीक है ना। ये मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है कि जो तीन वर्ड्स हैं इनका सही इस्तेमाल बच्चे नहीं करते हैं। एक तो है परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं इसको लंबवत। एक है ऑर्थोगोनल, लंबकोणिक, और एक है नॉर्मल, अभिलंब। जब संज्ञा के रूप में देखेंगे तो अभिलंब, और जब नॉर्मल टू द प्लेन कहेंगे, नॉर्मल टू द सरफेस कहेंगे, नॉर्मल टू द कर्व कहेंगे तो अभिलंबिक। इन तीन शब्दों का इस्तेमाल आपको सही सही अब करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको ट्रेंड कर दिया, बता दिया। टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, अ लाइन इज नॉर्मल टू अ कर्व, अ लाइन इज नॉर्मल टू अ सरफेस। वो सरफेस प्लेन सरफेस भी हो सकता है। टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, टू सरफेसेस आर ऑर्थोगोनल। ठीक, तो कहां पे परपेंडिकुलर वर्ड यूज करेंगे, कहां पे नॉर्मल वर्ड यूज करेंगे, कहां पे ऑर्थोगोनल वर्ड यूज करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब आइए इंट्रोडक्शन के बाद कुछ बेसिक्स आपको बताते हैं। टेंजेंट से नॉर्मल में जो शुरुआत हम करेंगे, ओपनिंग फैक्ट होगा जो, वो होगा फैक्ट अबाउट थ्री एंगल्स थीटा, फाई एंड साई। ये सभी को मालूम होना चाहिए। स्टार्ट यहीं से।
3 एंगल्स थीटा, फाई एंड साई। ये कर्व हमने खींच दिया। कर्व के किसी पॉइंट, जनरल पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचने जा रहे हैं। एक खींचा, ये जनरल पॉइंट है P, जनरल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स लिखें तो आर थीटा। इसको हमने पोल मान लिया, ओरिजिन को हमने पोल मान लिया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हमने इनिशियल लाइन घोषित कर दिया। जिस लाइन के सामने थीटा बराबर 0 लिख दोगे वही इनिशियल लाइन होगी। टेंजेंट का इंक्लिनेशन माने एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसी को साई कहते हैं, साई से डिनोट करते हैं। और ये रेडियस वेक्टर है आर, और ये वेक्टोरियल एंगल है थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट में आप जानते ही हो। तो थीटा हो गया, साई हो गया। ये जो एंगल है इसी को फाई से डिनोट करते हैं। कौन सा एंगल? रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल। तो इन्हीं को हम लिखने जा रहे हैं। थीटा क्या चाहिए? वेक्टोरियल एंगल, लेकिन इसको हम इससे लिख रहे हैं एंगल बिटवीन फलाने एंड फलाने। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड थीटा लिख रहे हो आप, रेडियस वेक्टर एंड इनिशियल लाइन, इसके बाद फाई, एंगल बिटवीन, ये देखो, रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर। ये किसी पॉइंट पर बातचीत हो रही है, वो सब चित्र में दर्शाया गया है। एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट, और साई एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड इनिशियल लाइन, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द इनिशियल लाइन। तो ये है 3 एंगल्स, इनके बीच में एक संबंध भी होगा। हाई स्कूल में आपने पढ़ा हुआ है, त्रिभुज का जो बहिष्कोण है, एक्सटीरियर एंगल, वो सामने के 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दीज इंटीरियर एंगल्स। तो ये रिलेशन हो गया साई इक्वल टू थीटा प्लस फाई। तो ये टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर का पहला तथ्य है, 3 एंगल्स थीटा, फाई एंड साई। इसके बाद हम लोग फाई के लिए एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। tan फाई की वैल्यू क्या होगी कार्टेशियन सिस्टम में, tan फाई की वैल्यू क्या होगी पोलर सिस्टम में, tan फाई की वैल्यू क्या होगी पैरामीट्रिक सिस्टम में। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का दे देते हैं। बेसिक आइडिया, डिटेल स्टडी आपको करनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट देखिए, सिस्टम ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स, खूब बढ़िया से देखिए, 2 बार देखिए कि वीडियो को, खूब बढ़िया सा नोट्स बनाइए और बिल्कुल उसे दिमाग में बैठा लीजिए। पोलर कोऑर्डिनेट्स बेसिक आइडिया। देखो, कोऑर्डिनेट्स
निर्देशांक कहते हैं उसको, वो अंक जो निर्देशित करते हैं, किस चीज को निर्देशित करते हैं, किसी बिंदु के स्थान को, लोकेशन को, कि प्लेन में वो पॉइंट कहां पे लोकेटेड है। कोऑर्डिनेट का सिर्फ यही काम होता है, पॉइंट का लोकेशन बताना। तो जो आप इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल में कहीं कहीं शुरू हो जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2 डायमेंशन का, पहले हम वहीं से बातचीत की शुरुआत करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। यदि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, इन जनरल ले ले रहे हैं, तो एक्स क्या चीज है? एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, यही एक्स है। एंड वाई इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये तो ये रेक्टेंगल बन गया ना। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये वाई है तो ये भी वाई होगा। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। प्राय हम पूछते हैं जब क्लास में बच्चों से कि भाई कोऑर्डिनेट की परिभाषा बताओ, तो बहुत गजब गजब बच्चे बात करते हैं। कोई कहेगा एक्स अक्ष पे चली गई दूरी, तो मैं टोकता हूं कि बेटा ये डायनेमिक्स नहीं है, मोशन नहीं पढ़ना, चली गई दूरी बोलोगे ना। ऐसे विचित्र विचित्र से सब डेफिनेशन लोग बताएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। अब अ पॉइंट ना लिखिए, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट है ये, तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, इसी को एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं, इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। दिस इज द डेफिनेशन। नंबर 2, वाई कोऑर्डिनेट। हाँ, ये डेफिनेशन लिखा ना, इसमें अपनी बुद्धि मत बढ़ाइएगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये 2 डायमेंशन की बातें हो रही हैं, फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। चूंकि ओरिजिन वाई एक्सिस पर स्थित है, चूंकि ओरिजिन एक्स एक्सिस पर भी स्थित है, इसलिए ओरिजिन की दूरी वाई एक्सिस से 0 होगी, इसलिए ओरिजिन की दूरी एक्स एक्सिस से भी 0 होगी, इसलिए ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हुए 0 0। प्राय वाइवा में या कहीं इंटरव्यू में मैं पूछ लेता हूं मैं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, तो बच्चा बताता है 0 0। पूछो क्यों, तो बस एक से बढ़ के एक जवाब हाजिर। तो अब आज आप पढ़ ले रहे हैं, अब जवाब सही दीजिएगा। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 क्यों होते हैं? बिकॉज डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम वाई एक्सिस इज 0 एंड डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 0, देयरफॉर 0 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। ठीक, जरा वाई एक्सिस पे गौर करें, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सबका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा ना, क्योंकि वाई एक्सिस से दूरी को ही एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो जब पॉइंट इसी पर स्थित होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई एक्सिस का ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी उभर के सामने आई कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द वाई एक्सिस इज 0, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0 इज सफिशिएंट टू कैरेक्टराइज वाई एक्सिस। एक्स इक्वल टू 0 लिख दिया तो इसका मतलब किसकी बातें हो रही? वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस का इक्वेशन ही हो गया एक्स इक्वल टू 0। इसी प्रकार से एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए वाई इक्वल टू 0 इज सफिशिएंट टू कैरेक्टराइज एक्स एक्सिस। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर 2 और 3 दिए हुए हैं तो इसको लोकेट कैसे करोगे? इसको आप लोकेट कैसे करोगे? सिस्टम ऑफ एक्सिस बनाओगे। वाई एक्सिस से 2 इकाई की दूरी पर और एक्स एक्सिस से 3 इकाई की दूरी पर ये पॉइंट ले लोगे, पॉइंट का लोकेशन पता चल गया। तो कोऑर्डिनेट्स का सिग्निफिकेंस आप समझ लिए ना। द सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज दैट टू लोकेट द पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। अब आइए पोलर की बात करें, पोलर की बात करें। बी ओ एक फिक्स्ड पॉइंट लेंगे जिसको हम पोल कहेंगे। ओ एक्स फिक्स्ड लाइन लेंगे, फिक्स्ड लाइन सच दैट
थीटा इक्वल टू 0, एक फिक्स्ड पॉइंट लिया, एक फिक्स्ड लाइन लिया, इसे O लिख दिया, यहाँ पे ऐसे तीर बना के x लिखते हैं और बगल में लिख देते हैं थीटा इक्वल टू 0, यानी एंगल अभी नहीं बना है। यही आरंभिक रेखा है। यही आरंभिक रेखा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो कोण बनना शुरू हो जाएगा। जब ये यहाँ आएगी तो कोण कितना बन चुका होगा, 90 डिग्री, π/2 रेडियन, π/2। तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा थीटा इक्वल टू π/2। तो पहले तो आप इसको देखें। अब आप थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन इधर खींचिए, है ना, थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचिए, ये खींच दिया आपने, ये ऐसे थीटा एंगल बना। अब इस लाइन पर r डिस्टेंस पोल से इधर की ओर कट करिए, यहां से यहां कट किया तो ये पॉइंट हो गया P, जिसका ये दूरी है r और ये एंगल है थीटा, समझे भैया। तो P r थीटा में r थीटा जो है पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। r को r कोऑर्डिनेट, थीटा को थीटा कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसका भी काम लोकेट करने का ही है। मान लीजिए आपको r की जगह हम 2 दे दें और थीटा की जगह हम π/4 दे दें, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। ये अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स ये दे दें तो कैसे लोकेट करोगे? आप एक पोल बनाओगे, एक लाइन खींचोगे, उसके सामने लिख दोगे थीटा बराबर 0। अब देखो यहाँ हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा था, यहाँ हॉरिजॉन्टल नहीं है। जरूरी नहीं कि इनिशियल लाइन हॉरिजॉन्टल ही हो, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल ही हो, जरूरी नहीं है कि वाई एक्सिस वर्टिकल ही हो, लेकिन एक फिक्सेशन कर लिया गया है सुविधा के लिए, आसानी के लिए, कि हम जब भी कार्टेशियन सिस्टम खींचेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस बनाएंगे। छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देनी होती है तो फिर उसी पर सारी गणित डेवलप होते चली गई। जब हम पोलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपस में रिश्तेदारी बनाएंगे तब हमें कार्टेशियन सिस्टम में ही पोलर सिस्टम फिट करना होगा, और तब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम इनिशियल लाइन ले लेते हैं और ओरिजिन को हम पोल ले लेते हैं। बहरहाल यहाँ आइए, अब आप π/4 एंगल बनाते हुए लाइन खींचिए, π/4 एंगल बनाते हुए लाइन खींचिए। ये एंगल है थीटा इक्वल टू π/4, और इस लाइन पर कितनी इकाई दूरी काट लें, 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट। तो ये देखो पॉइंट लोकेट हो गया। ये पॉइंट कौन सा है, r, π/4। तो प्लेन में पॉइंट को लोकेट करने का एक दूसरा तरीका है जिसको पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। r को r कोऑर्डिनेट, थीटा को थीटा कोऑर्डिनेट। r को रेडियस वेक्टर कहते हैं, r को रेडियस वेक्टर कहते हैं, रेडियस वेक्टर, और थीटा को वेक्टोरियल एंगल कहते हैं, वेक्टोरियल एंगल। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। देखो ये दोनों नॉमेनक्लेचर में, दोनों नामकरण में वेक्टर वर्ड यूज हुआ है कि नहीं है? और जहां वेक्टर वर्ड आ गया इसका मतलब सेंस ऑफ डायरेक्शन वहां पे मौजूद रहना चाहिए। तो रेडियस वेक्टर में भी सेंस ऑफ डायरेक्शन मौजूद है, वेक्टोरियल एंगल में भी सेंस ऑफ डायरेक्शन मौजूद है। पहले रेडियस वेक्टर में देखिए सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या मौजूद है। ये जो दूरी नापी जाएगी ये पोल से पॉइंट की ओर नापी जाएगी, इसीलिए एरो बना रखा है हमने उधर की ओर। अगर हम इधर एरो कर दें तो फिर ये r नहीं होगा, फिर ये r इधर आ जाएगा -r बन के। अभी मैं चित्र बना के उन सब चीजों को समझाता हूं। यानी r में रेडियस वेक्टर लिखा है ना, वेक्टर वर्ड मौजूद है। दिशा का बोध है। क्या है दिशा का बोध? कि जो दूरी हम मेजर करेंगे r, वो पोल से पॉइंट की ओर नापेंगे इस दिशा में। और वेक्टोरियल एंगल में जो वेक्टर वर्ड है वो कहां मौजूद है? कि जो वेक्टर जो थीटा का मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव एंगल तब मेजरमेंट हम मानेंगे जब वो एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें इधर की ओर, और अगर इधर की ओर मेजर करेंगे तो नेगेटिव एंगल होगा। तो सेंस ऑफ डायरेक्शन मौजूद हो गया ना, इसलिए वेक्टर वर्ड है, इसको ध्यान रखना हमेशा। अब कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब हम रिश्तेदारी कनेक्शन निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, पहले कार्टेशियन सिस्टम खींचते हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम इनिशियल लाइन घोषित कर दिए, थीटा बराबर 0 लिख दिए, और ओरिजिन को हमने पोल घोषित कर दिया। और ये जो वाई एक्सिस है इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू π/2 होगा ना। ये थीटा बराबर 0 है तो ये घूम करके लाइन यहाँ आ गई तो थीटा बराबर π/2 हो गया। ये लाइन घूम करके यहाँ आ गई
तो ये जो निगेटिव एक्स एक्सिस है इसका इक्वेशन हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई। फिर यही लाइन ऐसे घूमते घूमते यहाँ आ गई, तो जो निगेटिव वाई एक्सिस है इसका इक्वेशन हो गया थीटा इक्वल टू 3π/2। और फिर वही लाइन जैसे घूम रही थी ना, ऐसे घूमते 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 फिर यहाँ आ गई, तो इसी का इक्वेशन थीटा इक्वल टू 2π भी तो होगा। ठीक, अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में घुमाएं लाइन को, ये लाइन यहाँ थीटा बराबर 0 है, यहाँ घूम करके आएगी तो यहाँ क्या हो जाएगी थीटा इक्वल टू -π/2। फिर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू -π। फिर यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू -3π/2। और यहाँ आ जाएगा कितना होगा थीटा इक्वल टू -2π। चौंकिए मत, बहुत ध्यान से बातों को समझिए। पोलर सिस्टम थोड़ा पेकुलियर सिस्टम होता है। अब जैसे देखो, कार्टेशियन सिस्टम में इस पूरी लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और इस पूरी लाइन का इक्वेशन एक ही होता है y इक्वल टू 0। लेकिन पोलर सिस्टम में ये हाफ लाइन अलग हो गया, ये हाफ लाइन अलग हो गया, इस लाइन के इक्वेशन थीटा इक्वल टू 0, इस लाइन के इक्वेशन थीटा इक्वल टू पाई है। कार्टेशियन सिस्टम में ये पूरी लाइन y एक्सिस कहलाती है, इस पूरी लाइन का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है। लेकिन पोलर सिस्टम में इस हाफ लाइन का इक्वेशन थीटा इक्वल टू π/2, इस हाफ लाइन का इक्वेशन थीटा इक्वल टू 3π/2 होता है। दूसरी बात, कार्टेशियन सिस्टम में इस लाइन का इक्वेशन यूनिक था, ये x एक्सिस है, इसका इक्वेशन था सिर्फ y इक्वल टू 0। लेकिन पोलर सिस्टम में इस हाफ लाइन का इक्वेशन यूनिक नहीं है, इसका इक्वेशन थीटा इक्वल टू 0 भी है, थीटा इक्वल टू 2π भी है, थीटा इक्वल टू -2π भी है। अगर एक चक्कर और घुमा दें तो थीटा इक्वल टू 4π भी हो जाएगा, एक चक्कर और घुमा दें थीटा इक्वल टू 6π भी हो जाएगा, n चक्कर घुमा दें तो थीटा इक्वल टू 2nπ भी हो जाएगा। किसी भी हाफ लाइन का इक्वेशन यूनिक नहीं है। तो तमाम इक्वेशंस में से किसी को मुख्य हम मानेंगे ना, तो जो हम पहले बार लिखे हैं वही सब मुख्य है। प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ OX इज थीटा इक्वल टू 0, ऑफ OY इज थीटा इक्वल टू π/2, ऑफ OX डैश यहाँ पे लिख दें थीटा इक्वल टू पाई और ये थीटा इक्वल टू 3π/2। ठीक है भाई। अब एक बात और आपको हम समझाने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्व की बात है। हाँ, कार्टेशियन सिस्टम पोलर सिस्टम में हम निकालने जा रहे थे रिश्तेदारी, कनेक्शन, रिलेशन, थीटा इक्वल टू 0। एक पॉइंट लिया हमने, ओरिजिन ही पोल है, ये पॉइंट लिया P, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से XY, इसके पोलर कोऑर्डिनेट से R थीटा। प्लॉटिंग करिए। X माने Y एक्सिस से दूरी, ये X हो गया, Y माने X एक्सिस से दूरी, ये Y हो गया, R माने पोल से पॉइंट की दूरी, ये R हो गया, थीटा माने ये एंगल हो गया थीटा। तो अगर ये x है तो ये भी तो x होगा बेटा। तो एक समकोण त्रिभुज बन गया ना यहाँ पे। इस समकोण त्रिभुज में cos थीटा बराबर निकालिए, cos थीटा बराबर x/r और sin थीटा बराबर y/r। दीज आर कनेक्शंस बिटवीन xy एंड r थीटा, बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा। ये यानी कि अगर आपको r और थीटा मालूम रहे तो आप x और y निकाल सकते हैं। फिर इसको हम उल्टा रिलेशन निकाल सकते हैं सॉल्व करके ना, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आएगा r स्क्वायर, और y अपान x बराबर कितना आएगा tan थीटा। इस प्रकार से r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। ये रिलेशन भी मिल गया। इसमें x और y मालूम रहे तो r और थीटा निकल जाएगा। दीज आर इंटर रिलेशंस बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बता दिया, पोलर कोऑर्डिनेट्स बता दिया, एक एक चीज समझा दिया। पोलर सिस्टम में हाफ लाइन के इक्वेशंस यूनिक नहीं होते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में किसी भी लाइन के इक्वेशन यूनिक होता है। अब हम बताने जा रहे हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट्स भी यूनिक नहीं होते। कार्टेशियन सिस्टम में कोऑर्डिनेट यूनिक होता है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यदि 2, 3 हैं तो 2, 3 ही रहेगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन पोलर सिस्टम में बेटा ऐसी बात नहीं है। जरा इसको देखो, ध्यान से समझो।
थोड़ा बहुत इजी वे में आपको हम समझा रहे हैं। ये हमने कार्टेशियन सिस्टम में एक सर्किल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको इनिशियल लाइन घोषित कर दिया, ओरिजिन को पोल घोषित कर दिया। ठीक है भाई, ये जो सर्किल है ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो एक्स बराबर आर कॉस थीटा होता है प्लस वाई बराबर आर साइन थीटा होता है, अभी अभी बताया, इक्वल टू ए स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी आर इक्वल टू ए। तो इसी सर्किल का इक्वेशन आर इक्वल टू ए आ गया, यहीं पे लिख दे रहा है, दैट इज आर इक्वल टू ए। ये कार्टेशियन इक्वेशन है, ये पोलर इक्वेशन है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात को आप सुनिए। π/4 एंगल बनाते हुए एक लाइन हम खींच दे रहे हैं, ए ऐसे। ये एंगल π/4 है। चलो π/4 ने थीटा लिख दे रहे हैं, इन जनरल थीटा लिख दे रहे हैं, थीटा। और ये रेडियस है ना, ये रेडियस है, तो ये कितना होगा, ए। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कामा थीटा होगा ना, आर कामा थीटा। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन खींचा, ये लाइन खींच दिया, ठीक है ना। थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच दिया। इस लाइन पर पोल से आर डिस्टेंस लिया तो यहां आ गए, लेकिन अगर इसी लाइन पे हम माइनस आर डिस्टेंस लेंगे तो कहां आएंगे। आर दूरी किधर से किधर नापी जाएगी, पोल से पॉइंट की ओर, तो माइनस आर दूरी किधर नापी जाएगी, इन अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, यहां पे नापी जाएगी। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया माइनस आर कामा थीटा। बहुत ध्यान से समझे इस बात को। थीटा एंगल बनाते हुए लाइन खींचिए, थीटा एंगल बनाते हुए लाइन खींच दिया, ये देखो थीटा एंगल बनाते हुए लाइन खींच दिया। इस लाइन पर पोल से आर दूरी लीजिए तो यहां आ जाएंगे आप, माइनस आर दूरी लीजिए इसी लाइन पर, तो इसी लाइन पर तो है, लाइन तो हम छोड़ नहीं रहे, इसी लाइन पर माइनस आर दूरी, फिर यहां आ गए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया माइनस आर थीटा, माइनस आर थीटा। अब देखो यहां से यहां तक ये पाई है ना, सुन रहे हैं बात। तो अब आपसे हम कह रहे हैं थीटा प्लस पाई एंगल बनाते हुए लाइन खींचिए, तो थीटा प्लस पाई एंगल बनाते हुए लाइन खींचोगे तो ये तो खींचोगे ना, ये वाली थीटा प्लस पाई एंगल बनाते हुए लाइन खींच दिया, ये लाइन है, ये लाइन। इस लाइन पर आर दूरी लो पोल से पॉइंट की ओर, तो ये पॉइंट हो गया कितना, आर कामा थीटा प्लस पाई, पाई प्लस थीटा। समझ लीजिए, थीटा प्लस पाई एंगल बनाते हुए लाइन खींचो, तो यहां से चलो एंगल बनाओ, ये हो गया थीटा, थीटा के बाद फिर और पाई, और ये आ गया। यही वो लाइन है जो इसके साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा प्लस पाई। अब इस लाइन पर आर डिस्टेंस लेते हुए पॉइंट लो, तो आप यहां आ गए। लेकिन इसी लाइन पर अगर माइनस आर दूरी लेते हुए हम कहते पॉइंट लो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस आर कामा पाई प्लस थीटा। बस आज की बातचीत यही समाप्त। यानी कि एक ही पॉइंट के दो दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आर थीटा भी हैं, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस आर पाई प्लस थीटा भी हैं।
तो पोलर कोऑर्डिनेट्स यूनिक नहीं होते। पोलर कोऑर्डिनेट्स आर नॉट यूनिक। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको गठिया के रखना है हमेशा। एक ही पॉइंट के दो दो कोऑर्डिनेट हमेशा दिमाग में रखना है। इसका मतलब हो गया पॉइंट आर थीटा और पॉइंट माइनस आर कामा पाई प्लस थीटा, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं रिप्रेजेंट द सेम पॉइंट ऑन अ कर्व आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। पोलर सिस्टम में कर्व का इक्वेशन आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा लिखते हैं, जैसे कार्टेशियन सिस्टम में वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। काफ़ी बड़ी साइज हो गई वीडियो की, यहीं पे हम रोकते हैं। मैंने आपको पोलर सिस्टम की बहुत ही बेसिक जानकारी दे दी, आपको बात खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। और अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही होगी तो वीडियो को 2 बार 3 बार आप सुनिए, आपको समझ में निश्चित रूप से आएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये प्लेलिस्ट का पहला वीडियो है। जितने वीडियोस इस प्लेलिस्ट में लगते जाएंगे उसकी सूचना यूट्यूब से आपको डायरेक्ट मिलती जाएगी। बेल आइकन प्रेस करने का ही फायदा है। वंस अगेन थैंक यू।